जी, तो कल हमने लास्ट में जो टॉपिक छोड़ा था, ली चैटलियर प्रिंसिपल्स हम कर रहे थे और वहीं से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपका चल रहा है, ली चैटलियर प्रिंसिपल चल रहा है। तो हमने पहला पहला फैक्टर ये पढ़ा कि ये रूल है किसका, इक्विलिब्रियम का, कि जहां कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हायर हो जाए। हायर कंसंट्रेशन जहां भी होती है, अमाउंट जहां ज्यादा होती है, रिएक्शन वहां से किस तरफ चलने लगता है, जिस तरफ अमाउंट कम होती है, यानी कंसंट्रेशन कम होती है। और ये हायर कंसंट्रेशन को शिफ्ट करता जाएगा ताकि एक वक्त आ जाए कि यहाँ जो एक्सेस में कंसंट्रेशन थी वो इधर लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हाई हो जाए, ताकि दोनों तरफ फिर अमाउंट इक्वल हो जाए। और इसके बाद अब दोनों रिएक्शन फिर इक्वल रेट पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखो, कंसंट्रेशन आपने जब भी जिस तरफ बढ़ाई, तो ली चैटिलर कहता है चाहे एक रिएक्टेंट की बढ़ा दो, चाहे सब रिएक्टेंट्स की बढ़ा दो, तो फिर उस तरफ जिस तरफ कंसंट्रेशन एक की बढ़ाई ओवरऑल बढ़ गई, उस तरफ रिएक्शन नहीं चलेगा, बल्कि ये हायर से लो की तरफ चलेगा। तो इसका मतलब लेट सपोज हमने ए और बी ये लिया, और इधर हमने प्रोडक्ट सी और यहां लिया डी। अब ये हमारे कौन से कंपाउंड्स हैं? ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो अब पहली कंडीशन कौन सी है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में इंक्रीज करो, ठीक है, इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट ए, और बी यानी रिएक्टेंट बी में विल, ये फिर क्या करेगा, चेंज, ये चेंज कर देगा रिएक्शन फ्रॉम फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यानी चेंज रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट ओनली। अब सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे ही रिएक्शन चलेगा, टिल, कब तक, टिल दी कंसंट्रेशन, यानी जो अमाउंट है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर क्या हो जाए, बेकम्स इक्वल, दोनों तरफ इक्वल हो जाए, तो फिर ये रीस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी इनमें से एक की बढ़ाओ या दोनों की, तो ये फॉरवर्ड चलता रहेगा, रिवर्स रुक जाएगा। अब रिवर्स नहीं चलेगा, सिर्फ फॉरवर्ड, ताकि दोनों तरफ अमाउंट क्या हो जाए, फिर इक्वल हो जाए। अब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारी कौन से वाली है? अब सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं, नंबर 2 या बी कंडीशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी। इसका मतलब है सी या डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। क्या है ये प्रोडक्ट्स हैं। विल शिफ्ट, अब ये शिफ्ट कर देंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को किस डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन लेफ्ट और रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में चला देंगे, टिल, यहां तक के क्या होगा, टिल दी कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है ऑन बोथ साइड्स, दोनों
साइड्स पर क्या हो जाए, बिकम्स इक्वल, इक्वल हो जाए, तो फिर दोनों रिएक्शन फिर चल पड़ेंगे और अमाउंट दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। तो ये तरीकेकार है, यानी हम यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज का फैक्टर हर दफे जब भी ऑब्जर्व करेंगे, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, अगर रिएक्टेंस की बढ़ाएंगे तो राइट की तरफ मूव करेगा। तो ये एक कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन का फैक्टर होगा जो इफेक्ट करता है। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पे, और वो फैक्टर कौन सा वाला है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अब हम बात करेंगे कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है और हम उसका क्या चेंज करने जा रहे हैं, टेम्परेचर। क्या चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें टेम्परेचर के लिहाज से ये याद रखना है कि रिएक्शंस जो है ना वो टेम्परेचर के लिहाज से दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोथर्मिक और दूसरे एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको पता है कि आमतौर पर जब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन चलता है तो फिर उसमें क्या होता है, अमाउंट बनना शुरू करती है, किसकी, प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की अमाउंट बनना शुरू करती है बाय एडिंग, क्या एड करने से प्रोडक्ट्स बनना शुरू करते हैं, एडिंग हीट टू रिएक्टेंट्स। किस में ऐड करोगे, हीट, रिएक्टेंट्स में हीट ऐड करो तो फिर समझ लो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, सही। तो इसलिए अब अगर हम मिसाल के तौर पे सपोज एक इक्विलिब्रियम में भी ऐसा होता है, इक्विलिब्रियम में याद रखो प्रोडक्ट होते हैं फॉरवर्ड साइड पे और रिएक्टेंट होते हैं बैक साइड या रिवर्स साइड पे। तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पे कौन से रिएक्शन को चलाना चाहते हैं, हम चलाना चाहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो फिर हमें यहाँ हीट क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, हीट बढ़ानी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। तो इसका सिंबल होता है डेल्टा एच नॉट, ये लिखा होता है। और ये हर दफे जब प्रोडक्ट बनेंगे, एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं, तो ये हीट की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव माना हीट ऐड करोगे तब प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब अगर हम मोर हीट ऐड करेंगे तो मोर प्रोडक्ट्स बनेंगे, मोर फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा, लेकिन रिवर्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट दे रहे हो, हीट रिएक्टेंस को अनस्टेबल कर रही है, शिफ्ट कर रही है किसमें, प्रोडक्ट्स में, तो यहां अब रिएक्टेंस बनना बंद हो जाएंगे। इसी रिएक्शन में उलट कर दो, अब के बार आप ऐसा करो कि हीट ऐड करने के बजाय क्या करो, हीट इसमें से माइनस करो, टेम्परेचर इस रिएक्शन का लो कर दो। एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो हमें पता है अब फॉरवर्ड रिएक्शन ने नहीं चलना। किसने नहीं चलना, फॉरवर्ड रिएक्शन ने। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन ने क्यों नहीं चलना है, उसकी वजह आप देखो क्या बता रहा है। वजह ये बता रहा है कि भाई अगर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को नहीं चलने देना तो फिर ये होगा कि हमें हीट क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो उससे फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फिर रिएक्शन हमारा जाएगा रिवर्स में। हीट निकाल रहे हो, माइनस कर रहे हो, हीट दे रहे थे तो प्रोडक्ट बन रहे थे,
अब दे नहीं रहे, उल्टा और इसकी हीट निकाल रहे हो, तो फिर रिएक्टेंस बनेगी। तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जितना हम हीट की वैल्यू को क्या करेंगे, हीट की वैल्यू को कम करेंगे, प्रोडक्ट कम बनेंगे, रिएक्टेंस ज्यादा बनेंगे, यानी रिवर्स चलेगा, फॉरवर्ड नहीं चलेगा। हीट बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, फॉरवर्ड ज्यादा चलेगा, और रिवर्स बंद हो जाएगा। अब यही चीज हम ले लेते हैं कौन से रिएक्शंस के लिए, इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस हैं? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं? सिंपल टर्म्स में, दोज रिएक्शंस, ऐसे तमाम तर रिएक्शंस इन विच के जिनमें क्या होता है, दी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन कह लो, अमाउंट कह लो, ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड, ये बनती है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करते हैं तो फिर प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर और फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इससे क्या होगा, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अब यहां प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, विल बी फॉर्म्ड, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ओनली रिएक्टेंट्स, पर सिर्फ क्या बनेंगे, रिएक्टेंट्स, क्योंकि हीट इमिट हो रही थी, एक्सो था, तो फिर प्रोडक्ट बन रहे थे। अब हमने हीट निकालना, माइनस करना छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ, फिर हमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, फिर हमें क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट्स ही मिलेंगे। तो ये एक तरीका है, ये एक सिंपल मेथड है जो आम तौर पर यूज होता है। अब हम अगर इस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे आ जाएं, तो फिर आप यहां पर देखो, मिसाल के तौर पे ये ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, और इनमें से सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन तभी चल रहा है जब हीट इनमें से क्या की जा रही है, माइनस, यानी लेस कर रहे हैं। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसका डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होता है, मतलब माइनस होता है। जब तक ये माइनस करते जाओगे तो प्रोडक्ट्स बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, बनती रहेंगी। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन को तभी आप फेवर दे सकते हैं जब आप लोअर टेम्परेचर को कम करोगे, हीट को माइनस करोगे, तो क्योंकि एक्सोथर्मिक है, इसको फेवर मिलेगी। और अगर आपने यही रिएक्शन रिवर्स चलाना है, क्या चलाना है, रिवर्स चलाना है, तो फिर यहां एक काम करो, आप चाहते हो कि भाई हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिएक्टेंट्स, सिर्फ रिवर्स चले, तो अब क्या करो, हीट ऐड करो, हीट प्लस करो, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मींस हीट ऐड कर रहे हैं, तो हीट ऐड करते हैं, फॉरवर्ड नहीं चलता, क्योंकि ये हीट माइनस होगी तब फॉरवर्ड चल रहा था, ये देखो रिवर्स को रोक रहा था। अब हीट माइनस नहीं हो रही, प्लस हो रही है, तो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो रहे हैं और टूट रहे हैं, और किस में जा रहे हैं, रिएक्टेंट में। यहां पर रिएक्टेंट्स में से हीट निकल रही है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब प्रोडक्ट को फिर उतनी हीट जो निकल रही है और प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ऐड करोगे, ये फिर टूट के किस में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट्स में। तो इन एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि अमूमन हर इक्विलिब्रियम या तो
विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन तय करता है कि वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इमिट होगी फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एड होगी फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब यही कंडीशन अगर हम उलट कर देंगे तो फिर ये रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने के बजाय रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो फैक्टर वही है जो अभी आपको बताए। चलें, अब टेम्परेचर का भी हमने ऑलमोस्ट एक कैरेक्टर, एक पॉइंट हमने तय कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया, हमने समझ लिया। अब हम लेते हैं एक और फैक्टर को जो कि ली चैटिलियर प्रिंसिपल का ही है। वो है तीसरा फैक्टर, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ क्या, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। यानी अब हम प्रेशर को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि इससे क्या होता है। और ये इफेक्ट सिर्फ आपको कहां पर मिलेगा, ये इफेक्ट आपको मिलेगा, ये अप्लाई होगा हर इक्विलिब्रियम पर नहीं, ओनली फॉर गैसियस, यानी जो गैसेस की इक्विलिब्रिया होंगे उन पर ये रूल अप्लाई होता है। गैसियस इक्विलिब्रिया उस पे अप्लाई होगा। क्यों? इसको अगर लॉ को या इस मेथड को समझना चाहते हैं तो बॉयल्स लॉ तो याद ही है आपको। तो इसमें बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि आप गैसेस पर प्रेशर अप्लाई करो, उनके ऊपर फोर्स लगाओ, आइसोलेटेड कंटेनर तो नहीं, बंद कंटेनर, क्लोज कंटेनर में प्रेशर बढ़ाते जाओ तो फिर क्या होता है, इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन मोल क्या हो जाते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो यहाँ अमाउंट बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम इनवर्स हो जाता है। तो जितना प्रेशर लगाओगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, मोल एक थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा आ जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो कंप्रेस करने से वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। यही रूल अब इक्विलिब्रियम पर भी इसी तरह अप्लाई होगा। कैसे? हम इसको यूं देखते हैं कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं, ये सिर्फ गैसेस पर ही होगा, ये सब पर नहीं होगा। लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट जीरो है और इतना नहीं है, और ऑलमोस्ट सॉलिड पर जीरो है। तो अब जैसे हमारे पास है, ये देखें 3 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल किसका है, नाइट्रोजन का। तो ये टोटल 4 मोल है रिएक्टेंट साइड पर। तो आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 डीएम क्यूब होता है। तो अब अगर हम ओवरऑल ले लें तो 89.6 डीएम क्यूब वॉल्यूम बन रहा है, क्योंकि 3 मोल इसके हैं, 1 मोल इसका, 4 मोल है, एक का वॉल्यूम है 22.4। अब ये 4 गुना बढ़ गया 4 मोल का। जब इन्होंने रिएक्ट किया, अब इन्होंने प्रोडक्ट बनाई, पर कौन सी बनाई, अमोनिया। तो अमोनिया को 22.4 डीएम क्यूब से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो अब ये डबल हो गए, 2 मोल थे, वॉल्यूम हो गया 44.8 डीएम क्यूब। तो अब आप खुद बताओ, इस तरफ रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम क्या है, लार्जर, लार्जर वॉल्यूम, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम। और उसके मुकाबले में प्रोडक्ट साइड पे 44 है, जो कि 89 से तो कम है ना, मींस ये वॉल्यूम क्या है, स्मॉलर वॉल्यूम। क्या है ये, स्मॉलर वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है हमेशा वॉल्यूम जो है, जब प्रेशर पड़ता है तो वॉल्यूम स्मॉलर हो जाता है। तो अब यहां पर अगर हमने प्रेशर को
अप्लाइड प्रेशर इस मिक्सचर पे, गैसेस के कंटेनर में इनको रख के रिएक्ट कराया। अब हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो। तो हाई प्रेशर पे वॉल्यूम लो होने लगता है और फेवर उसी रिएक्शन को मिलेगी जिस तरफ वॉल्यूम लो हो रहा है, बेशक वो प्रोडक्ट का हो या वो रिएक्टेंट का। अब हम ऐसा करते हैं, इस पर से प्रेशर डिक्रीज करते हैं। तो जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो फिर टूटने लगेगा और फिर उससे फिर हमें क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट मिलेंगे और हायर वॉल्यूम मिलता है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर का इफेक्ट कुछ इस तरह है कि ये प्रेशर जो है ये जनरली गैसियस इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करता है, पर जहां दोनों तरफ वॉल्यूम क्या हो, अनइक्वल, क्या हो, अनइक्वल हो, तो ही ये फिर इफेक्ट दिखाएगा। और ये हायर वॉल्यूम से किस तरफ जाएगा, लोअर वॉल्यूम की तरफ जाएगा, हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ जाएगा। तो ये उसूल गैसेस पर लगता है और हाई प्रेशर वॉल्यूम को कम करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इंक्रीज, इंक्रीज इन किसमें, प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करो, विल फेवर, यानी फिर इससे फेवर मिलेगी द रिएक्शन, कौन से रिएक्शन को फेवर मिलेगी, रिएक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, जिस तरफ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है उस तरफ इसको फेवर मिल जाएगी। ठीक है, वाइल, जबकि, जबकि क्या करेंगे, डिक्रीज इन प्रेशर, ऊपर से प्रेशर हटा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा ना, तो डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करने पर क्या होगा, डिक्रीजिंग इन प्रेशर विल फेवर, ये फेवर करेगा किसको, यानी रिएक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, यानी जिस तरफ वॉल्यूम ज्यादा है, इंक्रीजिंग है, उस तरफ रिएक्शन मूव करेगा। तो ये है रिएक्शन का फैक्ट फिगर, रिएक्शन के वॉल्यूम का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सीक्वेंस होगा। अच्छा, एक जगह भले गैसेस हों और यहां पर हम एक बात को नोट कर लेंगे, वो ये है कि कभी कभार गैसेस पर भी प्रेशर का इफेक्ट होता नहीं है। अब देखो, जैसे हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस F2 गैस है और इन्होंने मिलकर एक और गैस बना दी 2 मोल्स ऑफ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। अब यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज का कोई असर नहीं मिलेगा, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी आप प्रेशर भले कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ, कोई असर ना फॉरवर्ड पे पड़ेगा ना रिवर्स पे। वजह क्या है, इस तरफ भी 2 मोल है, ठीक है ना, 2 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल फ्लोरीन, वॉल्यूम 44.8 है। इस तरफ भी 2 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड के। तो दोनों तरफ वॉल्यूम क्या है, बिकॉज, क्योंकि यहां वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इज इक्वल, ये इक्वल है। तो जिस तरफ भी देखो वॉल्यूम दोनों तरफ इक्वल है ना, तो फिर ये समझ लो कि कोई भी यहां पर हमें ऐसा फैक्ट फिगर नहीं मिलेगा जो ये कहे कि भाई वॉल्यूम इक्वल है, जितना असर फॉरवर्ड साइड पे पड़ेगा उतना ही इफेक्ट किस पे पड़ेगा, रिवर्स साइड पर पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर ऐसी इक्विलिब्रियास जो होती हैं उन पर
प्रेशर को कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए एक और चीज शॉर्ट में भी हम ले सकते हैं, यानी जहां डेल्टा एन मोल डिफरेंस 0 के बराबर नहीं है तो फिर प्रेशर इफेक्ट करेगा, प्रेशर चेंज क्या करेगा, इफेक्ट्स, यहां असर करेगा। उसके बाद अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है तो फिर प्रेशर हैज नो इफेक्ट, अब प्रेशर यहां कोई असर नहीं करता। वॉल्यूम, या वॉल्यूम बराबर अनइक्वल वॉल्यूम होगा, कम होगा या ज्यादा, ज्यादा होगा प्रेशर बढ़ाओगे कम हो जाएगा, रिएक्शन को फेवर मिल जाती है। तो ये फैक्टर इस तरीके से अमल करते हैं और असरअंदाज भी होते हैं, बट किस पे, इक्विलिब्रिया पे, मुख्तलिफ इक्विलिब्रिया पे इनका असर देख सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट फैक्ट फिगर पे, दैट इज फोर्थ फैक्ट फिगर। इट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट है क्या, आपने पढ़ा हुआ है, ए कैटालिस्ट इज एन एटम, ये एक एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, आयन भी हो सकता है, या फिर एनी कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कोई वाजे कंडीशन है टेम्परेचर की या प्रेशर की तो वो भी कैटालाइज होता है। कंडीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वो कोई फिजिकल कंडीशन यानी हीट, प्रेशर, लाइट, ठीक, विच के जो क्या करेगी, इंक्रीज, या तो इंक्रीज करती है और या फिर क्या करती है, डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को या तो कैटलिस्ट बढ़ाता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। अब वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता है इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, ये भी कहा जाता है, या फिर इसको बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा होता है जो रिएक्शन की रफ्तार को कम करता है, रोकता भी है, इसको बोलते हैं इनहिबिटर। अगर चल नहीं रहा, चला रहा है तब ये एक्सेलरेटर कहलाएगा। अब चल रहा है रोक दिया, या फास्ट चल रहा था स्लो कर, तो इसको बोलते हैं इनहिबिटर। इसको रिटार्ड ये भी बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन या तो बढ़ाते हैं यानी पॉजिटिव, या फिर कम करते हैं यानी नेगेटिव कैटलिस्ट। सही हो गया। तो अब कैटलिस्ट का काम तो आपने पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर क्या असर करेगा। ली चैटलियर कहता है कि इक्विलिब्रियम हमें पता है ये जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो इसमें आम तौर पर क्या होता है, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रफ्तार से चल रहे होते हैं। जिस रफ्तार से फॉरवर्ड चल रहा होता है उसी रफ्तार से रिवर्स चल रहा होता है। तो हम अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे, जितना असर फॉरवर्ड पे करेगा उतना असर रिवर्स पे। अगर नेगेटिव यूज करेंगे, जितना डिक्रीज फॉरवर्ड रेट को करेगा उतना रिवर्स को। जहां दोनों चीजें इक्वल हो तो वहां असर भी दोनों तरफ इक्वल ही होता है। तो इसलिए आप कैटलिस्ट ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, ये जरूर है, रिएक्शन
चलना शुरू हुआ है, अभी उसने इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है लेकिन काफी वक्त लगेगा, तो फिर कैटलिस्ट ऐड कर दो। अब कैटलिस्ट जब ऐड करोगे तो ये इक्विलिब्रियम तक जल्दी रिएक्शन को पहुंचा देगा। तो ये कर सकता है कैटलिस्ट पॉजिटिव। तो इसलिए आप इस चीज को ज़हन में रखें कि आमतौर पर या जनरली हम बात कर लें तो वो यही है कि कैटलिस्ट जो है वो या तो जनरली इक्विलिब्रियम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों रिएक्शन एक ही वेलोसिटी से चलते हैं, यानी ए कैटलिस्ट ए कैटलिस्ट हैज नॉट एनी डायरेक्ट इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम, यानी इसका इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि दोनों रिएक्शन एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से बट पर इट ओनली हेल्प्स, ये हेल्प करेगा किसकी, यानी रिएक्शन की, टू अचीव इक्विलिब्रियम। भाई उसने अभी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है, वक्त काफी लगेगा, तो ये फिर क्या करेगा, उसको इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में उसकी मदद करेगा और उसको इक्विलिब्रियम तक पहुंचा देगा। तो ये कुछ बातें थी ली चैटिलियर प्रिंसिपल्स के बारे में, ली चैटिलियर फैक्ट फिगर के बारे में। ली चैटिलियर कह रहा था कि कैसे हम एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को चलाते हैं, चलते हुए को खत्म कर देते हैं, रीस्टेब्लिश कर देते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये है हमारा आमतौर पर जनरली ली चैटिलियर प्रिंसिपल, जिसने ये बताया कि आप एक रिएक्शन को किस तरीके से स्लो डाउन या स्पीड अप कर सकते हो, या एक रिएक्शन फास्ट है तो स्लो कैसे कर सकते हो, स्लो है तो कैसे फास्ट कर सकते हो। तो ये है हमारा ली चैटिलियर प्रिंसिपल का टोटल टॉपिक। अब नेक्स्ट टाइम हमने जाना है एक और टॉपिक पे, और वो हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कौन सा होगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का होगा। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है और ये आमतौर पर किस तरह से एक इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करती है, और उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट। बाकी इसका ली चैटिलियर प्रिंसिपल का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद है कि वाकई जो बातें अभी आपको बताई हैं क्या ये वाकई प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो ये अमोनिया हेबर प्रोसेस के जरिए जब बनता है तो उसमें कुछ फैक्टर जो है ली चैटिलियर के प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं और कुछ अप्लाई नहीं भी होते हैं। तो इनको आप एक दफा रीड कर लो, देख लो। तो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू टेक स्टार्ट फ्रॉम द solubility एंड solubility प्रोडक्ट। solubility क्या है और solubility प्रोडक्ट क्या है, एक अच्छा दिलचस्प टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टिल टुमारो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।